Myself, Dr. Nirmal Singh, Associate Professor of History, GNC सिरसा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, उसका नाम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, बाबर। इस लेक्चर में हम इसके पहले पार्ट पॉलिटिकल कंडीशंस इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ बाबर इन्वेजन, बाबर के आक्रमण के समय भारत की क्या राजनीतिक स्थिति थी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम बात करते हैं 1526 जब हिंदुस्तान पर बाबर ने हमला किया, तो यहाँ पर कोई भी एक ऐसी राजनीतिक सत्ता नहीं थी जो पूरे देश के ऊपर अपना राज कर सके। देश जो है वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और ये छोटे छोटे राज्य आपस में सर्वोच्च सत्ता के लिए लड़ते रहते थे। परिणाम स्वरूप भारत की राजनीतिक एकता और स्थिरता स्वप्न मात्र बनकर रह गई थी। बाबर ने अपनी पुस्तक तुज़्क-ए बाबरी में लिखा है कि उस समय सारा हिंदुस्तान किसी एक शासक के अधीन नहीं था, बल्कि यहाँ अनेक छोटे छोटे राज्य कर रहे थे तथा उनमें प्रत्येक अपने आप को बादशाह समझता था। जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान के अंदर उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों की, तो जो मुख्य स्टेट्स थी नॉर्थ इंडिया के अंदर, उनमें दिल्ली राज्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण विशाल राज्य था। ये पहले की अपेक्षा अपनी शक्ति को खो चुका था और अब इसका विस्तार केवल मात्र दिल्ली, आगरा, जौनपुर तथा बिहार के कुछ हिस्सों तक ही बचा था, जो बयाना और चंदेरी से आगे नहीं बढ़ सका। हिंदुस्तान का जो बादशाह था उसका नाम था इब्राहिम लोधी। 1517 ईस्वी में वो दिल्ली का सुल्तान बना था। कहने को वो पूरे हिंदुस्तान का सुल्तान था, लेकिन उसका जो दबदबा है वो इसके आसपास के एरियाज था, आगरा और जौनपुर और बिहार के कुछ हिस्सों तक सीमित हो गया था। वो बड़ा हठी स्वभाव का था। उसकी जो अपने सामंतों से व्यवहार है वो भी बड़ा कठोर था और बाबर उसको एक अनुभवहीन नवयुवक की संज्ञा देता है जो बड़ा लापरवाह था। और ये नतीजा निकला कि वो जनता में अलोकप्रिय हो गया। ही लॉस्ट हिज पॉपुलैरिटी इन द मासेस। यहाँ तक कि उसके कठोर व्यवहार से तंग आकर उसका जो चाचा था आलम खान, उसने पंजाब के सूबेदार दौलत खान से मिलकर इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट बाबर को इनवाइट किया। जो दूसरा स्टेट था दैट वाज पंजाब के ऊपर इस समय जो राज कर रहा था वो दौलत खान लोधी था। वो कहने को तो पंजाब का सूबेदार था, लेकिन उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और अपने खुद के भतीजे के खुद जो है आलम खान, जो इब्राहिम लोधी का चाचा था, उसके साथ मिलकर उसने षड्यंत्र करने शुरू कर दिए। और ऐसा कहा जाता है कि उसने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का न्योता दिया था। तीसरा जो स्टेट था वो था बंगाल की बात करें तो तुगलक साम्राज्य के पतन काल के अंदर ही बंगाल स्वतंत्र हो गया था और यहाँ हुसैन वंश ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। और 1526 के आसपास देखें तो यहाँ एक बड़ा योग्य शासक नुसरत शाह, जो हुसैन वंश का था, वो राज कर रहा था और उसकी तारीफ बाबर ने भी की है। चौथी जो स्टेट थी वो थी मालवा पर खिलजियों का स्वतंत्र नियंत्रण था। 1526 में यहाँ महमूद सेकंड शासन कर रहा था, जो अत्यंत अयोग्य शासक था। उसने सिंहासन प्राप्त करने में राजपूत राजा मेदिनी राय की इमदाद ली थी। नतीजन वो मेदिनी राय के हाथों की कठपुतली मात्र बनकर रह गया और वो निरंतर गुजरात तथा मेवाड़ के शासकों से ही उलझा रहता था। इसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की।
गुजरात पश्चिमी भारत में अपनी समृद्धि तथा धन संपदा के लिए एक बड़ा फेमस स्टेट थी, जो हमेशा अपने वैभव के कारण आक्रमणकारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रही। यहाँ इस समय मोहम्मद शाह सेकंड राज कर रहा था। 1522 में उसकी मौत हो गई और बहादुर शाह वहाँ का शासक बना। वो बड़ा योग्य और महत्वाकांक्षी शासक था और उसने बीदर, खानदेश तथा अहमदनगर पर अधिकार करके गुजरात को बड़ा एक शक्तिशाली राज्य बना लिया था। मेवाड़ 1526 में मेवाड़ भी उत्तरी भारत का एक बड़ा फेमस राज्य था। इसकी राजधानी चित्तौड़ थी। बाबर के आक्रमण के समय यहाँ का जो राजा था उसका नाम था राणा संग्राम सिंह। वो अपने ज़माने का एक माना हुआ वॉरियर माना जाता है। कर्नल टॉड ने तो उसे सैनिक का भगना विशेष कहा है। 100 युद्धों में हिस्सा लेने के कारण ऐसा माना जाता है उसके शरीर पर 80 जख्मों के निशान थे। और वो न केवल एक योद्धा ही था बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था। वो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू राज्य स्थापित करना चाहता था और ऐसा भी कुछ विद्वानों ने कहा है कि उसने भी ये सोचकर कि बाबर भी पहले हमलावरों की तरह हिंदुस्तान पर कब्जा करने की बजाय यहाँ से लूटपाट करके चला जाएगा और वो भारत में एक हिंदू राज्य स्थापित करेगा, और इसलिए उसने बाबर को निमंत्रण दिया। मारवाड़, यहाँ पर 18 वंश का राजा राणा मालदेव राज कर रहा था और ये भी अभी उभरता हुआ एक स्टेट था। बिहार तथा जौनपुर, जैसा कि हम बता चुके हैं पहले कि दिल्ली सल्तनत के हिस्से थे ये बिहार और जौनपुर, लेकिन इब्राहिम लोदी की योग्य कार्रवाइयों के कारण विद्रोह की आग जैसे जलने लगी तो इसका फ़ायदा उठाकर बिहार में लोहानी सरदारों ने अपनी ताकत को बहुत बढ़ा लिया। 1526 में दरिया खान लोहानी के नेतृत्व में जौनपुर भी आज़ाद हो गया और दरिया खान ने बिहार के कुछ भागों को भी अपने हिस्से में मिला लिया। कश्मीर, उड़ीसा, खानदेश तथा सिंध। कश्मीर में पहले तो हिंदुओं का राज था, परंतु 15वीं शताब्दी में यहाँ मुस्लिम राज्य स्थापित हो गया। बाबर के आक्रमण के समय यहाँ मोहम्मद शाह राज कर रहा था, जो बड़ा कमज़ोर और अयोग्य व्यक्ति था। राज्य की वास्तविक शक्ति उसके अमीरों के हाथों में चली गई थी। उड़ीसा भी एक अच्छा राज्य था, प्रमुख राज्य था। उसकी शक्ति के कारण अब तक मुसलमान उस पर कब्जा करने में नाकामयाब रहे और दिल्ली से ज़्यादा दूर होने के कारण उसकी पॉलिटिक्स के अंदर कुछ ज़्यादा भूमिका हमें नज़र नहीं आती। खानदेश ताप्ती की घाटी में बसा छोटा सा राज्य था। 1518 में यहाँ के शासक गाजी शाह की मौत होगी और उसके उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर अहमदनगर और गुजरात के राज्य यहाँ की पॉलिटिक्स में इंटरफियर करने लगे। अंत में गुजरात के शासक का समर्थक आदिल खान यहाँ के सिंहासन पर बैठने में कामयाब रहा और गुजरात का क्योंकि इस पे आधिपत्य हो गया इसलिए इसकी कोई ज़्यादा ताकत नहीं रही। इसी प्रकार हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के उत्तर पूर्व में स्थित सिंध राज्य भी तैमूर के आक्रमण के बाद लगभग स्वतंत्र हो गया। जब हम दक्षिणी भारत की बात करते हैं तो बाबर के आक्रमण के समय उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी अराजकता और अव्यवस्था थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में दक्षिण के 2 प्रमुख राज्यों का उल्लेख किया है। ये बहमनी और विजयनगर थे, परंतु इन दोनों में आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे और ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। जब हम बहमनी राज्य की बात करते हैं तो इस राज्य की स्थापना 1347 में मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हसन बहमन शाह ने की थी। ये राज्य काफ़ी विशाल और शक्तिशाली था, जो उत्तर में बरार से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी का नाम था गुलबर्गा। बहमनी राज्य पर अनेक सुयोग्य शासकों ने राज किया, परंतु ये सब दक्षिण में बसे विजयनगर के हिंदू साम्राज्य से लड़ते झगड़ते रहते थे, जिससे इनकी ताकत काफ़ी कमज़ोर हुई। 1485 में
बहमनी राज्य के प्रधानमंत्री महमूद गामा की हत्या के बाद उस राज्य की ताकत धीरे धीरे नष्ट होनी शुरू हुई। इस राज्य के अवशेषों पर 5 राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य थे बरार का इमाम शाही राज्य, अहमदनगर का निजाम शाही राज्य, बीजापुर का आदिल शाही राज्य और गोलकुंडा का कुतुब शाही तथा बीदर का ब्रीद शाही राज्य। बाबर के आक्रमण के समय ये पांचों की पांचों स्टेट जिनके राजा शिया धर्म को मानते थे, परंतु इन सब में एकता का अभाव था। यद्यपि ये सारे एक ही धर्म से संबंधित थे, लेकिन ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। बाद में अहमदनगर ने बरार तथा बीजापुर ने बीदर पर कब्जा जमा लिया। उत्तर भारत से दूर होने के कारण दिल्ली की राजनीति में इन राज्यों का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार से नॉर्थ इंडिया के अंदर कोई एक ऐसी ताकत नहीं थी, एक ऐसी सियासी ताकत नहीं थी जो पूरे भारत पर अपना एक राज्य स्थापित करने में कामयाब होती, उसी प्रकार दक्षिण भारत के अंदर भी मेनली हमें बहमनी, विजयनगर राज्य और पुर्तगाली, इनके आपसी जो राइवलरी है उसको हम देख सकते हैं। विजयनगर की बात करते हैं। सुदूर दक्षिण में स्थित विजयनगर का राज्य देश के प्रमुख हिंदू राज्यों में से एक था। बाबर के समय यहाँ का राजा कृष्णदेव राय था। रणकुशल और वीर योद्धा होने के साथ साथ उसने अपने विरोधियों को पराजित करके राज्य का काफ़ी विस्तार किया। वो साहित्य और कला का भी संरक्षक माना जाता है। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर राज्य राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य था। अगर हम उसकी पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें तो इसका लगातार बहमनी राज्य के साथ संघर्ष चल रहा था और बाद में हम देखेंगे कि ताली कोटा की लड़ाई के बाद तो इसके जो डिक्लाइन का मेन कारण भी यही बना, दोनों स्टेट्स के बीच में राइवलरी। दिल्ली से काफ़ी दूर होने के कारण उत्तर भारत की राजनीति में इस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़्क-ए बाबरी में इसे क्षेत्र और सेना की दृष्टि से काफिर राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य माना है, क्योंकि वास्तव में तो काफिर उस व्यक्ति को माना जा सकता है जो भगवान को नहीं मानता, जो ईश्वर या खुदा को नहीं मानता, लेकिन इन आक्रमणकारियों की निगाह में वो हर व्यक्ति जो गैर इस्लामिक था वो काफिर माना गया। तो ये स्टेट को वो अपनी आत्मकथा में दर्ज करते हुए नहीं भूला कि ये एक काफिर स्टेट थी। लास्टली हम बात करते हैं 16वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदुस्तान में पुर्तगालियों ने जो अपना यहाँ पर प्रभाव स्थापित किया। 16वीं शताब्दी के आरंभ में भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों ने अपनी कुछ व्यापारिक बस्तियां बसा ली थी। धीरे धीरे ये लोग हिंद महासागर के व्यापार से अपनी शक्ति का विस्तार करते रहे। अपने योग्य और अनुभवी गवर्नर जिसका नाम था अल्बुकर्क, उसके प्रयासों से इन लोगों ने गोवा पर अपना अधिकार कर लिया। और हम ये बात मानते हैं कि ये जो इनका गोवा पर अधिकार था, ये भारत को आज़ाद करवाने के लिए गोवा को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। इस प्रकार हम 1526 की बात करें कि हिंदुस्तान की राजनीतिक क्या स्थिति थी, तो हम इसके निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि 1526 में बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीति में
एकता और स्थिरता का पूर्ण अभाव था। इस समय ऐसा कोई भी राजा नहीं था जो अपनी शक्ति और कौशल से एक बड़े साम्राज्य को स्थापित करता, या यूं कह लो आपकी पूरे हिंदुस्तान को अपने एक ही छत्र के नीचे ले आता। भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, जिससे जनता कष्ट में जीवन व्यतीत कर रही थी। क्योंकि सल्तनत पीरियड के अंदर जो लास्ट का फेज़ है उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से भारी करों ने, भूमि कर ने किसानों की कमर को तोड़ दिया था। और इसके अलावा जो है यहाँ पर हैंडी क्राफ्ट इंडस्ट्री ज़्यादा उस समय डेवलप नहीं हुई, और जो सल्तनत का लास्ट का दौर है, अंत का जो दौर है, उसमें एक बहुत ज़्यादा हमें संघर्ष, लड़ाई का माहौल दिखाई देता है। इसलिए हिंदुस्तान की जो स्थिति है वो उतनी मजबूत नहीं बन पाई। थैंक यू।